एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ एग्रीकल्चर। एनसीईआरटी बुक से मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा और हाईलाइटेड पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में सर्च करें लेट्स स्टडी सीबीएसई ऑफिशियल, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पूछे गए क्वेश्चंस या फिर क्विज का आंसर दे सकते हैं। सो लेट्स स्टडी। India is an agriculturally important country. Two-thirds of its population is engaged in agricultural activities. Agriculture is a primary activity which produces most of the food that we consume. Besides food grains, it also produces raw materials for various industries. हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है इसमें 60% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग में एंगेज्ड है, या आप बोल सकते हैं कि 60% जो पॉपुलेशन है वो खेती बाड़ी करती है। और जहाँ जो फार्मिंग से हमें जो भी फूड ग्रेन्स मिलती हैं वो सब हम अपने यूज़ में लेते हैं, या फिर इंडस्ट्रीज़ के लिए ऐसा रॉ प्रोडक्ट यूज़ होती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें बिस्किट का, तो बिस्किट बनने के लिए मेन जो रॉ प्रोडक्ट होता है, फिर रॉ मटेरियल होता है, वो होता है वीट, या फिर हम आटा बोलते हैं, जिसको पीसने के बाद आटा बन जाएगा। लेकिन ये भी हमारे एग्रीकल्चर से ही मिलता है हमें। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। Agriculture is an old economic activity in our country. Over these years, cultivation methods have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment, technological know-how, and socio-cultural practices. Farming varies from subsistence to commercial type. At present, in different parts of India, the following farming systems are practiced. या हमें बताया कि जो एग्रीकल्चर है वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसकी, या फिर हम डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं जिनके थ्रू हम एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर रहे हैं, या फिर हम जिन तरीक़ों से उन्हें यूज़ करते आए हैं। इसमें कि फिज़िकली इन्वायरमेंट होता है, जैसे कि बारिश होना या फिर बारिश नहीं होना, इस तरह से। या फिर टेक्नोलॉजी बहुत आज के टाइम पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, जैसे कि हम पता लगा सकते हैं कि किस टाइम पे बारिश होगी, किस टाइम पे नहीं होगी, या फिर हम हमारे ड्रोन्स के थ्रू भी अभी के करंटली टाइम में स्प्रे कर सकते हैं। और जो फार्मिंग है इंडिया में, जो इसकी क्रॉपिंग पैटर्न देखा गया है, फिर मेनली 3 होते हैं, जो कि प्रिमिटिव, इंटेंसिव और कमर्शियल टाइप फार्मिंग। जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है ये आपका, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल practiced in few pockets of India. Primitive subsistence farming or agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dhow and digging sticks and family community labor. जो इस तरह की जो फार्मिंग होती है ये मेनली स्मॉल लैंड में होती है, या फिर हम बोल सकते हैं एक तरह से प्लॉट्स जितना एरिया भी इमेजिन कर सकते हैं। और इसमें जो मेन लेबर होती है वो हमारी फैमिली होती है, या फिर हमारी जो कम्युनिटी में, जैसे कि रिलेटिव्स बोल सकते हैं आप, इस तरह से। और इस तरह की जो फार्मिंग होती है इसमें कोई भी केमिकल या फिर पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं होता। इसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। एक प्लॉट में या फिर एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड में जो प्लांट्स या फिर ट्रीज होते हैं उन्हें कट डाउन किया जाता है, उसके बाद उन्हें जलाया जाता है, और उन्हें जलाने के बाद जो ऐश मिलती है उसे हम नेचुरल फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं। और इस टाइप की जो फार्मिंग होती है वो मेनली मानसून के ऊपर डिपेंड करती है और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल के ऊपर भी डिपेंड करती है। When the soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh
patch of land for cultivation. This type of shifting allows nature to replenish the fertility of the soil. और इस टाइप की जो फार्मिंग होती है उसमें आप मेनली 2 या 3 या फिर एट मोस्ट 5 क्रॉप्स ही ले सकते हैं। उसके बाद जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है और उसे रीगेन या फिर रिस्टेन करने के लिए दूसरी लैंड पे इस तरह से स्लैश एंड बर्न के मेथड को यूज़ किया जाता है। और जो पहला जो लैंड होता है नेचर उसे हील कर देता है और उसकी फर्टिलिटी दोबारा से गेन हो जाती है। Land productivity in this type of agriculture is low as the farmer does not use any type of fertilizers or other modern input methods. It is known by different names in different parts of the country. और इस टाइप की जो फार्मिंग होती है उसे हम डिफरेंट नेम से कॉल करते हैं। इसमें जैसे देखिए इट इज़ जूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, पमलोग इन मणिपुर, टीपा इन बास्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन कुछ वर्ड्स में डिफरेंट वेरी कर सकता है। जूमिंग द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। और इस टाइप की जो फार्मिंग होती है इसे अदर कंट्रीज़ में डिफरेंट नेम से भी बोला जाता है। अपने इंडिया में इसे मेनली स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं। कोनको इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राज़ील, मसोले इन सेंट्रल अफ्रीका, तदांग इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको जो याद रखना है जहाँ पे आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है वो है व्हाट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, या फिर आपको पूछा जा सकता है एक्सप्लेन और व्हाट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो आपको ये बताना होगा इट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर वेयर अ पीस ऑफ लैंड इज बर्न फॉर टू ग्रो क्रॉप्स। बस आपको यही बताना है और इसमें यही बता सकते हैं कि कितनी लेबर यूज़ होती है। और जो आपकी सेकेंड टाइप है वो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोसेस ऑफ बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स और इनपुट्स are used and irrigation are used for obtaining higher production। और इस टाइप की जो प्रोडक्शन होती है उसमें आप ये देख सकते हैं ये जैसे कि सपोज आप एग्जांपल लीजिए दिल्ली का, तो वहाँ पे जो भी ज़्यादातर लैंड है वो मॉडर्नाइज है, मतलब आप बोल सकते हैं मेनली फ्लैट इंडस्ट्रीज ये सब चीज़ें। अब जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पे जो लैंड है एग्रीकल्चरल लैंड वो बहुत कम है, लेकिन उसे जो हाई पॉपुलेशन है उसके नीड्स को फुलफिल करना है तो वहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं वो HYV सीड्स का यूज़ करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स का यूज़ करते हैं जिससे कि जो क्रॉप्स है जल्दी से ग्रो हो जाए और प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाए। और इस टाइप की जो फार्मिंग होती है इसमें लेबर इंटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं, मतलब कि लेबर ज़्यादा यूज़ होती है। जो आपका थर्ड टाइप है वो कमर्शियल फार्मिंग। Commercial farming. The main characteristics of this farming is the use of higher doses of modern inputs, that is high yielding variety seeds or HYV seeds, chemicals, fertilizers, insecticides and pesticides in order to obtain high productivity। और जैसा कि आपको कमर्शियल नाम से पता लग रहा होगा ये मेनली इंडस्ट्रियल हो गया या फिर मेनली फॉर बिजनेस पर्पस हो गया। तो इसमें आप देख सकते हैं लार्ज पीस ऑफ लैंड को यूज़ किया जाता है या फिर एक सिंगल क्रॉप को ऑन अ लार्ज स्केल ग्रो किया जाता है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप
of farming is use of higher doses of modern inputs, that is HYV seeds. और जो इस टाइप की अगर हम एग्जांपल लें इस कमर्शियल फार्मिंग का, तो राइस ले सकते हैं। जैसे कि राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन उड़ीसा इट इज़ अ सबसिस्टेंस क्रॉप। और जैसे कि ये एग्जांपल लिया है मैंने राइस का, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ये कमर्शियल क्रॉप हो, कहीं ये इंटेंसिव भी हो सकती है, कहीं कमर्शियल भी हो सकती है। प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। अभी यहाँ आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अभी मेनली तो आपको MCQs पूछे जाएंगे, लेकिन आप ये भी ध्यान रखना होगा कि कहाँ कहाँ से या फिर किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। भी देखिए, व्हाट इज प्लांटेशन फार्मिंग अगर आपको पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, अ सिंगल क्रॉप is grown on a large scale. The plantation has an interface of agriculture and industry. या फिर आप बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। Plantations cover large tracts of land using capital intensive inputs with the help of migrant laborers. All the produce is used as a raw material in respective industries. In India, tea, coffee, rubber, sugarcane, banana, etc. all are important plantation crops. और देख सकते हैं जैसे टी इन असम बहुत पॉपुलर है। आप अगर आपसे पूछा जाए वेयर इज टी ग्रोन, तो आप बोल सकते हैं असम। नॉर्थ बंगाल कॉफ़ी in Karnataka are some of the important plantation crops grown in these states. और कहीं भी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फार्मिंग या फिर एग्रीकल्चर ही इम्पोर्टेंट हो। इसके लिए कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी आते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। यहाँ आपको बताना, ये आपके लिए मेनली 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अभी तो आपको सिर्फ MCQs पूछे जाएंगे। तो आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज़ राबी क्रॉप, व्हाट इज़ खारिफ क्रॉप, व्हाट इज़ जेड क्रॉप, या फिर आपको क्रॉप दिए जाएंगे, उनमें से आपको बताना होगा कि कौन सा राबी क्रॉप है, कौन सा जेड क्रॉप है। देखिए, various type of food and fiber crops, vegetables and fruits, spices and condiments, etc. constitute some of the important crops grown in India are. There are mainly 3 cropping seasons, that is Rabi crop, Kharif crop and Zaid crop. अभी देखिए Rabi crop क्या होता है। Rabi crops are grown or sown in winter from October to December and harvested in summer from April to June. Some of the important Rabi crops are wheat, barley, peas, gram and mustard. देखिए, जो राबी क्रॉप होती है ये गर्मियों के टाइम पे या फिर समर सीजन में ग्रो की जाती है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, एक सिंपल ट्रिक है। जैसे राबी, ये इसमें जो लेटर हैं 4 हैं, और कारिफ है इसमें 6 लेटर है। तो समर पहले आता है, विंटर बाद में आता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो छोटी स्पेलिंग है वो पहले आएगी। एक ट्रिक है छोटी सी, आप चाहें तो इसके थ्रू कर सकते हैं। और जो जेड है ये इन दोनों के बीच में जो टाइम होता है उसकी होती है। जो राबी क्रॉप होती है इसकी जो मेन क्रॉप्स होती हैं वो बताता हूँ, वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। और ये जो क्रॉप्स हैं किस स्टेट्स में मेनली ग्रो की जाती है मैं बताता हूँ आपको। दैट इज नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ सच एज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। अभी आपको पूछा, जैसे आपको पूछा जाएगा व्हाट इज कारिफ क्रॉप, तो कारिफ क्रॉप होती है, ये मैंने आपको जैसा भी बताया था, ये विंटर की क्रॉप है। तो कारिफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर। Important crops grown during this season are paddy, maize, ज्वार, बाजरा, तुर, और इसे हम अरहर भी बोलते हैं।
मूंग, urud, cotton, jute and groundnut and soybean. These all are some important crops that we grow in kharif crop. और जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं जहाँ ये क्रॉप को ग्रो किया जाता है वो है आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। अभी देखिए आपको पूछा जाएगा जैसे व्हाट इज जेड क्रॉप, तो आपको बताना है देयर इज अ शॉर्ट पीरियड बिटवीन समर एंड विंटर, दिस इज नोन एज जेड क्रॉप। और जो जेड क्रॉप है इसके एग्जाम्पल अगर आपको पूछा जाए तो देखिए ये जेड क्रॉप के एग्जाम्पल हैं जैसे कि वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स। शुगर केन ये भी आपका एक एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन अगर इसे ग्रो करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 1 साल लेता है ग्रो करने के लिए। और अगर हम इंडिया की बात करें तो जो मेजर क्रॉप्स हैं जो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वो हैं राइस, वीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन एंड ऑयल सीड्स। These all are major food crops grown in different parts of the country. अभी जैसे देखिए मैं आपको राइस का बताता हूँ। राइस it is a staple food crop of a majority of the people in India. Our country is the second largest producer of rice in the world after China. It is a kharif crop grown which requires high temperature about 25 degrees Celsius and high humidity with the annual rainfall above 100 centimeter. In the areas of less rainfall, it grows with the help of irrigation. अभी देखिए ये जो क्रॉप है ये खारिफ क्रॉप जैसे मैंने आपको बताया तो इसका स्पेलिंग राबी से बड़ा है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये विंटर में ग्रो की जाने वाली क्रॉप है। और इसके लिए जो टाइम पीरियड या फिर इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो होता है अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। और जैसा कि आप देख सकते हैं जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का आफ्टर चाइना। Rice is grown in the plains of north and northeastern India, coastal areas, and the deltic regions. Development of dense network of canal irrigation and tube wells have made it possible to grow rice in areas of less rainfall, such as Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, and parts of Rajasthan. अभी जैसे देखिए सपोज कोई स्टेट है वहाँ जो फार्मर्स हैं वो राइस ग्रो करना चाहते हैं लेकिन जो फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती हैं या फिर रेन नहीं हुई, तो जो राइस है उसके लिए जो वाटर चाहिए होता है उसकी जो नीड है उसे कैसे फुलफिल किया जाता है, मेनली विद द हेल्प ऑफ कैनल्स। जो कैनल हैं उन्हें यूज़ करते हैं या फिर जो ट्यूबवेल्स होते हैं वाटर पम्प उनके थ्रू जो पानी है उसे सप्लाई किया जाता है। अभी देखिए वीट this is the second largest most important cereal crop. It is the main food crop in north and northwestern parts of the country. मतलब कि मेनली हम इसमें राजस्थान, यूपी, हरियाणा ये जो एरिया इसे काउंट कर सकते हैं इसके लिए ग्रोइंग ऑफ वीट के लिए। This is a rabi crop, requires a cool growing season and a bright sunshine at the time of ripening. It requires around 50 to 75 centimeter annually rainfall या फिर annual rainfall. वीट इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट या फिर सेकंड मोस्टली कंज्यूम्ड फूड क्रॉप है और इसे ग्रो जब ये इसका जो आप बोल सकते हैं एंड पीरियड होता है या फिर जो फाइनल क्रॉप जो तैयार होने वाली होती है उस क्रॉप को पकाने के लिए क्लियर वेदर चाहिए होता है। A bright sunshine at the time of ripening is required. और जो इस वीट को ग्रो करने के लिए जो मेनली 2 जोन्स हैं वो हैं आपके
the Ganga Satluj plains in the northwest and black soil region of Deccan। और इसे जो मेजरली जिन स्टेट्स में ग्रो किया जाता है वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। वो देखिए, इसके बाद जो मेन क्रॉप आते हैं वो मिलेट्स, या फिर हम इसे बोल सकते हैं थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूम फूड क्रॉप इन इंडिया। जो मिलेट्स होती हैं ये क्या क्या कंज्यूम, इनके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, ज्वार, बाजरा एंड रागी are the important millets grown in India. Though these are known as coarse grains, they have very high nutritional value. For example, ragi is very rich in iron, calcium, other micronutrients and roughage. Jowar is the third most important food crop with respect to area and production. It is a rain-fed crop mostly grown in the moist areas which hardly needs irrigation। या फिर हम बोल सकते हैं जिन एरियाज में बारिश कम होती है वहाँ इन्हें ईजिली ग्रो किया जा सकता है। तो आप इसका आंसर जान सकते हैं, जिन एरियाज में कम बारिश होती है, मेनली सबसे पहले तो हम राजस्थान को काउंट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे बारिश कम होती है। और जो अदर स्टेट्स हैं वो हैं आपकी महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। Bajra grows well on sandy soils and shallow black soils. Major bajra producing states are Rajasthan, Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Haryana। अभी देखिए मेज के बारे में। Maize, it is a crop which is used both as food and fodder. It is a kharif crop which requires temperature between 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius and grows well in old alluvial soil. In some states like Bihar, maize is grown as a rabi crop also। जो मेज होती है ये इसे हम खुद भी खाते हैं और जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कॉर्न, ये देखिए फोटो है यहाँ पे, ये जो येलो एरिया है इसे हम बोलते हैं कॉर्न। या फिर आपने जो पॉपकॉर्न है उसका नाम भी सुना होगा, पॉपकॉर्न होता है वो इसी से बनता है। और जो इसका ये ग्रीन एरिया है ये इसे एनिमल्स को फीड किया जाता है, तो ये बोथ फूड एंड फॉडर होता है। Use of modern inputs such as HYV seeds, fertilizers and irrigation have contributed to the production of this crop. Major maize producing states are Karnataka, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आपको समझ में आ गया होगा मेज़ क्या होता है। ये देखिए, ये आपका मेज़ कल्टीवेशन, इसे हम कॉर्न भी बोलते हैं। उसके बाद आता है पल्सेस। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ pulses in the world. These are the major sources of protein in a vegetarian diet. Major pulses that are grown in India are tur, जिसे हम अरहर बोलते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम। पल्सेस होती हैं, आपको पता होगा, हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होती हैं अदर देन दी नॉन वेज और नॉन वेज फूड क्रॉप्स, या फिर जो वेगान होते हैं मेनली पल्सेस के थ्रू। वेगान जो वर्ड है, वेगान वो होते हैं जो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट और मीट, किसी भी टाइप का मीट या फिर हस्बेंड्री, जो आपकी जैसे हैंस, चिकन्स, इस तरह के जो फूड को कंज्यूम नहीं करते, प्योरली नेचर बेस्ड होते हैं, उन्हें बोलते हैं वेगान। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, आप चाहें तो बाद में सर्च भी कर सकते हैं, VEGAN, that is vegan। Major pulses grown that are grown in India are tur, अरहर, उड़द, मसूर, पीस एंड ग्राम। और जो इन पल्सेस को
ग्रो किया जाता है वो स्टेट्स हैं आपकी मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। इसके बाद आता है आपका शुगर केन। It is a tropical as well as subtropical crop. It grows well in hot and humid climate with a temperature of 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius and an annual rainfall between 75 centimeter to 100 centimeter is required. Irrigation is required in these regions of low rainfall. देखिए शुगर केन या फिर हम गन्ने की खेती बोलते हैं। इससे जो आपके मेन प्रोडक्ट्स आते हैं वो होता है गुड़, जिसे हम जैगरी बोलते हैं, या फिर शुगर आता है। देखिए मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। ये आपकी जो स्टेट्स हैं जहाँ पे शुगर केन को ग्रो किया जाता है वो हैं। इसके बाद आता है आपका ऑयल सीड्स। यहाँ से इतना ज़्यादा नहीं आएगा, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आप इन्हें रिवाइज कर सकते हैं। ऑयल सीड्स in 2016, India was the second largest producer of groundnut in the world after China. Rapeseed production India was third largest producer in the world after Canada and China in 2016. Different oil seeds are grown, covering approximately 12% of the total crop of the world total crop area of the country। मतलब इंडिया में जो प्रोडक्शन होती थी वो पूरे वर्ल्ड का अराउंड 12% जो प्रोडक्शन है उसे इंक्लूड करती थी। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, तिल, सोयाबीन, कास्टर ऑयल और कास्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिंसीड एंड सनफ्लावर। जो सीसम है यहाँ पे, इसे हम एक तरह की लकड़ी भी होती है, एक तरह की फर्निशिंग वुड होती है, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो ना। सीसम ऑयल या फिर सीसम का मतलब होता है तिल। जो आपका ग्राउंड नट है ये कारिफ क्रॉप है। लिंसीड, मस्टर्ड आर राबी क्रॉप्स। सीसम इज ए कारिफ क्रॉप in south it is called rabi crop. Castor oil is grown both as a rabi crop and kharif crop. उसके बाद आता है आपका टी कल्टिवेशन और टी प्रोडक्शन। टी कल्टिवेशन is an example of plantation agriculture. It is also an important beverage crop introduced in India initially by the British. Today, most of the tea plantations are owned by Indians. The tea plant grows well in tropical and subtropical climates, endowed with deep and fertile, well-drained soil, rich in humus and organic matter. Tea bushes require warm and moist-free climate all through the year. Frequent showers, evenly distributed over the year, ensure continuous growth of tender leaves. जो टी है ये आपने देखा होगा मेनली बुशेस, ये है यहाँ पे आपका टी कल्टीवेशन। इस टाइप के इसकी क्रॉपिंग होती है। और जो चाय पत्ती देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की आती है, वो जो ये लीव्स हैं इन्हें सुखा के और इन्हें ग्राइंड करके जो पाउडर बनता है या फिर छोटे छोटे पीसेस में जो अपने पास चाय आती है वो होती है। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलाईपुर डिस्ट्रिक्ट्स, वेस्टर्न बंगाल, तमिलनाडु, केरल। Apart from these, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Meghalaya, Andhra Pradesh and Tripura are also tea producing states of the country. Or in 2016, India was the second largest producer of tea after China. जो 2016 है उसमें इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था टी का आफ्टर चाइना। इसके बाद आता है कॉफ़ी। ये आपका कॉफ़ी। Indian coffee is known in the world
for its good quality. The Arabica variety initially brought from Yemen is produced in the country. This variety is in great demand all over the world. Initially, its cultivation was introduced on the Baba Budan Hills, and even today, its cultivation is confined to the Nilgiri Hills in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu. यहाँ आपका 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेयर इज कॉफ़ी ग्रोन, और आपको ऑप्शन दिए जाएंगे. मेनली जो क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं वो इससे हैं, बाबा बुदान हिल्स से. आप इसको अच्छे से कर लें. देन उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, और क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, या फिर नेम सम ऑफ द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. In 2016, India was the second largest producer of fruits and vegetables in the world after China. जो हॉर्टिकल्चर होता है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उनको ग्रो किया जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. और जो मेनली जो फ्रूट्स हैं जो हम इस लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं वो हैं फ्रूट्स like mangoes of Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Uttar Pradesh and Western Bengal, oranges of Nagpur and Cherrapunji, Meghalaya, bananas of Kerala, Mizoram, Maharashtra and Tamil Nadu, lychee and guava of Uttar Pradesh and Bihar, pineapples of Meghalaya, grapes of Andhra Pradesh and Telangana and Maharashtra, apple and pears, or pears, sorry, not beers, it is pears, apple and pears and apricots and walnuts of Jammu and Kashmir. ये तो आपको सिंपली याद रहेगा, कश्मीर में बहुत ही जो ठंड है, या फिर आप बोल सकते हैं आइस में या फिर ठंडे एरिया में ग्रो होने वाले प्लांट्स, जैसे कि एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स. एप्रिकॉट्स का मतलब होता है, देखिए ये हैं एप्रिकॉट्स, ये रहे, ये आपके एप्पल्स हैं, ये पोमग्रेनेट जिसे हम अनार बोलते हैं. अभी आते हैं नॉन फूड क्रॉप्स, जिसमें आपका आता है रबर. It is an equatorial crop but under special conditions. It is also grown in tropical and subtropical areas. It requires moist and humid climate with the rainfall more than 200 cm and temperature above 25 डिग्री सेल्सियस. आपको 1 मार्क क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन और व्हाट टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रबर. तो आपको सही ऑप्शन में सेलेक्ट करना होगा मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल. और जो मेनली रबर जिन स्टेट्स में ग्रो की जाती है वो है आपके केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय. और जो रबर है इसका आपने मेन यूज़ कहाँ देखा होगा, मेनली आपने देखा होगा इन द यूज़ ऑफ टायर्स एंड ट्यूब्स ऑफ व्हीकल. जो आपके टायर्स और ट्यूब्स होते हैं इसमें मोर देन 60% ऑफ द रबर यूज़ होती है, बाकी आपके अदर प्रोडक्ट्स होते हैं. नेक्स्ट आपका है फाइबर क्रॉप्स. कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. जो आपका ये जूट है इसे हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, हम लोग आगे जानेंगे. उसके अपार्ट आपको पता होगा व्हाट इज सेरीकल्चर. ये आपका सेरीकल्चर, rearing of silkworms for the production of silk fiber is known as sericulture. या फिर जैसे हम इसकी जो प्रोडक्शन है वो मेनली चाइना में हुई थी, जिसे मखमल का कपड़ा भी बोलते हैं. उसके बाद आता है आपका कॉटन. मेरा कॉटन, India is believed to be the original home of the cotton plant. Cotton is one of the main raw material for the cotton textile industry. In 2016, India was the second largest producer of cotton after China.
कॉटन से क्या बनता है, यार्न यानी कि धागा, और धागे से हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स बनते हैं। और आपको ये नीचे जो लिस्ट में दिए गए हैं, मेनली कॉटन जिस जगह पे ग्रो होता है, वो जो बेस्ट टाइप ऑफ सॉइल होता है वो होता है ब्लैक सॉइल, और जिन एरियाज में ग्रो करता है वो है डेकान प्लेट्यू। और इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो आपका हाई टेम्परेचर चाहिए होता है विथ लाइट रेनफॉल और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन। और इसके लिए जो टाइम पीरियड होता है वो चाहिए होता है 8 मंथ्स। और ये आपका क्या है, खारिफ क्रॉप। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। इसमें आपको मेनली यही याद रखना है कि कॉटन किन स्टेट्स में ग्रो की जाती है, या फिर इसके लिए जो सूटेबल टेम्परेचर होता है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका आता है जूट। ये आपका जूट, इट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर। Jute grows well on well-drained fertile soils in the flood plains where soils are renewed every year। और जो इसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है वो चाहिए होता है हाई टेम्परेचर, दैट इज हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। और जो बेस्ट स्टेट्स हैं या फिर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा एंड मेघालय। जो जूट है इसके आपने मेनली यूज़ किस किस प्रोडक्ट्स में देखे होंगे, जैसे कि बैग्स, मैट्स, रोप्स, yarns, कारपेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। लेकिन जो ये जूट है इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेनली महंगे आते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक और प्लास्टिक बैग्स, क्योंकि ये एक नेचुरली ग्रोइंग प्रोडक्ट है और इसकी जो प्रोडक्शन है वो भी कम होती जा रही है। और जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक फाइबर थोड़ी सी कम है, तो इसलिए इसकी जो मार्केट है वो थोड़ी डाउन भी हो रही है। अभी आते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स more than 60% of the population of its population needs some serious technical needs some serious technical and institutional reforms. Thus, collectivization, consolidation of holdings, corporations, abolition of जमींदारी सिस्टम, ये सब जो फॉर्म, ये सब एक कुछ एक्ट्स हैं या फिर जो गवर्नमेंट के थ्रू टेकन इनिशिएटिव्स हैं जिससे कि प्रोडक्शन है या फिर एग्रीकल्चर है उसे बढ़ाया जा सके। देन जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन है बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी, एंड जो आपका वाइट रेवोल्यूशन है वो है ऑपरेशन ऑफ फ्लड। ये आपका वर्ड मार्क में आ सकता है जिसमें आपको पूछ सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू डैश, और आपको ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें आपको सही टिक करना होगा, दैट इज रिलेटेड टू पैकेज टेक्नोलॉजी। और जो आपका वाइट रेवोल्यूशन है दैट इज ऑपरेशन फ्लड। देन जो और इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने चला रखे हैं इन ऑर्डर टू सपोर्ट इंडियन एग्रीकल्चर और फार्मिंग, वो है आपका जैसे कि KCC, दैट इज किसान क्रेडिट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। और उसके भी अलावा जो गवर्नमेंट है उसने और भी हेल्प कर रखी है जैसे कि स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स। और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन या नॉलेज देने के लिए टीवी पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ
रेडियो चैनल्स भी चला रखे हैं और टेलीविज़न पे भी हैं। और जो गवर्नमेंट है उसने फार्मर्स को हेल्प करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी इस्टेब्लिश कर रखी है, जो कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी प्रोडक्शन को प्रोड्यूस होने से पहले ही गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि इस प्राइस पे हम आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अगर इससे डाउन मार्केट में या फिर मार्केट में इस प्राइस से डाउन कोई भी आपका वीट, राइस या किसी भी तरह की प्रोडक्शन उसे खरीदता है तो आप हमें उसे बेच सकते हैं। ये आपका KCC है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, या फिर एक्सप्लेन सम ऑफ द इनिशिएटिव्स गिवन और टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू सपोर्ट फार्मर्स। यहाँ से आपको कोई भी एक बता देना है। देन यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज व्हाट इज ग्रामधन और ग्रामदान। However, many landowners choose to provide some part of their land to the poor farmers due to the fear of Land Ceiling Act. The Bhudan Gramdan movement initiated by Vinoba Bhave is also known as Bloodless Revolution. ये जो दान है इसमें जो रिच पर्सन होते हैं या फिर जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने कुछ पार्ट अपनी लैंड का जो पुअर सेक्शंस और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस होते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा जो गरीब होते हैं उन्हें कुछ लैंड दान में देते हैं कि आप उस पर अपने लिए क्रॉप्स को ग्रो करो और अपनी फैमिली को सपोर्ट करो या फिर उन्हें फीड करो। उसके अलावा आपका ये आ सकता है फुल फॉर्म ऑफ GDP, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आपका 1 मार्क में पूछा जा सकता है। देन उसके बाद यहाँ आते हैं, आपको 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है व्हाट इज ICAR, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। Agricultural universities, veterinary services and animal breeding centers, horticulture development, research and development in the field of meteorology and weather forecast, etc. were given priority for improving Indian agriculture। या फिर आपको पूछा जा सकता है explain or give some points that how the Indian government is improving or the infrastructure in rural or urban areas is getting improved। तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के थ्रू फ्री एनिमल हॉस्पिटल है उन्हें चलाया जा रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं जगह जगह पे आप अपना जो लैंड है उसका सॉइल को टेस्ट करा सकते हैं जिससे फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल कैन बी नोन। और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो खोली जा रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी के टाइम पे मेनली जो ऑर्गेनिक फार्म्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ पे है, जिसमें किसी भी टाइप का कोई भी केमिकल या फिर फर्टिलाइज़र जो कि हार्मफुल है वो यूज़ नहीं किया जाता। मेनली नेचर बेस्ड क्रॉप्स और प्रोडक्ट्स हैं वो उनको वहाँ पे ग्रो किया जाता है। देन अभी यहाँ आपको देखना इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू phenomenon. It was there at the time of colonization in the 19th century when Europe traders came to India. At that time too, Indian spices were exported to different countries. देखिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ट्रेड और एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू ऑल ओवर द वर्ल्ड और ग्लोब। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को या फिर प्रोडक्ट को अपनी कंट्री के अंदर लेके आना, और जो एक्सपोर्ट होता है वो होता है हमारी कंट्री के अंदर अगर कोई भी प्रोडक्ट जो एक्सेस में प्रोड्यूस होता है तो हम उसे इंडिया के बाहर जो कंट्रीज हैं उन्हें बेचते हैं या फिर सेल करते हैं तो उन्हें बोलते हैं एक्सपोर्ट। और आपको पता होगा इंडिया इज़ वेरी फेमस फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। देन उसके पार्ट जो इंडिया के जो फ्रूट्स हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है।
और ये अब से ही नहीं है, ये ब्रिटिश टाइम से चलता है। जैसे देखिए जो येलो पार्ट है मैंने हाईलाइट किया है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लाइवपूल फ्लरिश्ड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। यहाँ से जो ब्रिटिश थे कॉटन को इंपोर्ट करते थे और अपनी कंट्री में जाके उन्हें मैन्युफैक्चर करते थे, यार्न में कन्वर्ट करके देन उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स बनाते थे और उन्हें ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया फिर दोबारा से एक्सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉफिट होता था। Under globalization, particularly after the 1990s, the farmers in India have been exposed to new changes. Despite being an important producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute and spices, on agriculture products are not able to compete with the developed countries of the world because of highly subsidized agriculture in those countries। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हमें मार्केट में या फिर कंपटीशन में अगर खुद को बनाए रखना है या फिर सस्टेन करना है तो मार्केट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करने होते हैं। अगर आप उसके हिसाब से प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी उन सबको चेक या फिर चेंज नहीं करेंगे और अपडेट नहीं करेंगे तो आप डाउन हो जाएंगे। टुडे Indian agriculture finds itself at the crossroads due to make agriculture successful and profitable. Proper thrust should be given to the improvement of condition of marginal and small farmers. The Green Revolution promised much, but today it's under controversies. It is being alleged that it has caused land degradation due to overuse of chemicals, drying quantifiers and vanishing biodiversity. The keyword today is Gen Revolution, which includes genetic engineering. वो देखिए जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है ये भी आपको पूछा जा सकता है। जेनेटिक जेनेटिक का मतलब होता है एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू सीड, और जो आपका इंजीनियरिंग है इसका मतलब है एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू और अपग्रेडेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट और एनीथिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हो सकता है आपका increase or update in the recognized as a powerful supplement in inventing new hybrid varieties of seeds। जो seeds है उनको हाइब्रिड, इंटर हाइब्रिड, मिक्स हाइब्रिड या फिर और किसी भी तरह से उनके जो न्यू सीड्स को जो प्रोड्यूस करते हैं उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। देन इन्फेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच इन वॉइस टुडे। मैंने आपको बताया जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज पर है आज के टाइम पर। क्यों? क्योंकि उसमें जो केमिकल्स हैं वो बहुत बहुत नहीं, बिल्कुल भी नहीं यूज़ किए जाते हैं। मेनली नेचुरली और नेचर बेस्ड क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच इन वॉइस टुडे बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिस्ड without factory made chemicals such as fertilizers, pesticides and chemicals. Hence, it does not affect environment in negative manner। आपको यहाँ भी पूछा जा सकता है that what is organic farming or what type of products or materials do we use in organic farming। तो आप बता सकते हैं that no chemicals or fertilizers are used in organic farming। It is purely natural or nature grown vegetables or products। Then a few economists think that Indian farmers have a bleak future if they continue growing food grains on the holdings that grow smaller and smaller as the population rises। India's rural population is about
833 मिलियन। और आपको पता होगा कि 1 मिलियन जो होता है उसमें कितना होता है, बताइए। 1 M और 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लैक्स। तो 833 मिलियन से इसका मतलब हो गया 8 करोड़ 33 लाख। समझ में आ गया? 1 मिलियन कितना होता है? अभी आपका 833 मिलियन का मतलब है 8 करोड़ एंड 33 लैक्स, which depends upon 250 million approximately hectares of agricultural land, an average of less than half a hectare per person। और यहाँ पे बताया है कि जो एक मैन है या फिर एक पर्सन है उसके लिए कितना लैंड यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, दैट इज़ half a hectare per person। Indian farmers should diversify the cropping pattern from cereals to high value crops। This will increase income and reduce environmental degradation simultaneously, because fruits, medical herbs, flowers, vegetables, biodiesel crops like Jatropha and jojoba needs much less irrigation than rice or sugarcane। India's diverse climate can be harnessed to grow a wide range of high value crops। मतलब यहाँ पे बताया है कि इंडिया अपार्ट फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ राइस, वीट, शुगर केन, ऐसी कौन सी क्रॉप्स हैं जिनको ग्रो करके जो इंडियन फार्मर्स हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट पा सकते हैं। इसमें बताया ग्रोइंग ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा। तो इसी के साथ इस चैप्टर को एंड करते हैं और इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।